ग्रीटिंग्स एवरीवन, ये हमारा यूपीपीएससी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का 11th डे और हमेशा की तरह हम जीएस के चारों पेपर में से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 पेपर में से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेकिन हम लेक्चर शुरू करने के पहले आपको बता दें कि यह वीडियो जो है वो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस चैनल पर देख रहे हैं और आप चाहें तो हमारे पेड को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी के लिए प्रिपेयर करें या फिर ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर करें तो आप हमारे पेड ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें। इसमें आपको सभी के सभी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है। इसमें आप हमारे जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप अपने घर बैठे ही रेगुलरली परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर, स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक जानकारी आपको और देने की, आप हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसको फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लें। इसमें बस आपको अपने डिवाइस पर टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है और उसके बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसमें जब भी कोई हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन दे दिया जाता है और इसमें बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध है जिसको कि आप पढ़ के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमको जो है आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर जो है इन नंबरों पे कॉल करके अधिक जानकारी कोई भी लेनी हो तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आज क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द माइग्रेंट वर्कर्स, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू रिड्यूस द प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालें, प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा को कम करने के उपाय भी सुझाएं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर प्रवासी मजदूर होते कौन है। प्रवासी मजदूर वो होते हैं जो कि अपना मूल निवास छोड़ के मूल निवास का जो स्थान होता है उसको छोड़ के कहीं और किसी जगह, दूसरी जगह पे पलायन कर जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जो जहाँ पे वो जिस स्थान पर वो पलायन किए हैं वहाँ पे बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, बच्चों के लिए बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कई सारे कारण होते हैं जिनको हम पुल फैक्टर्स कहते हैं, जिसकी वजह से जो कोई भी इंसान जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पलायन कर जाता है। लेकिन जब दूसरी जगह जाके वो मजदूरी करते हैं तो उनको कहते हैं प्रवासी मजदूर। और ये कई तरीके से हो सकता है। ये जो है वो रूरल एरिया टू अर्बन एरिया हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ हो सकता है, फिर शहरी क्षेत्र से ग्रामीण इलाके की तरफ भी हो सकता है। इसके साथ इंटर स्टेट भी हो सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ भी हो सकता है, या फिर ये इंट्रा स्टेट हो सकता है कि विद इन स्टेट किसी एक ही राज्य में एक सिटी से दूसरे सिटी में, या फिर किसी राज्य के ग्रामीण इलाके से शहरी इलाके की तरफ या शहरी इलाके से ग्रामीण इलाके की तरफ भी जो है वो पलायन किया जा सकता है। या फिर ये इंटरनेशनली भी हो सकता है कि जो इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर जाके जो है वो काम कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं, तो उसको तब भी उनको माइग्रेंट वर्कर्स कहा जाता है। तो ये हमने माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में बात की, लेकिन अब हम इनके बारे में देखेंगे जब वो एक जगह से अपने जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं तो उनके सामने आने वाली जो चुनौतियाँ हैं, समस्याएं हैं, अब हम एक नज़र उस पर डालेंगे। तो सबसे पहले है लैक ऑफ पॉलिटिकल राइट्स या फिर राजनीतिक अधिकारों का अभाव। तो जब कोई जो व्यक्ति है वो अपने मूल स्थान से जब दूसरी जगह पलायन कर जाता है तो जो उसका जो वोटर्स आईडी कार्ड होता है वो उसके मूल स्थान पे बना होता है, तो उसकी जो वोटिंग राइट्स होती है वो उसके मूल स्थान पे ही होती है। लेकिन जब वो यहाँ पर काम कर रहा है दूसरी जगह तो इलेक्शन के दौरान वो वहाँ पर जा नहीं पाता और जो है वो अपना जो वोट है वो कास्ट नहीं कर पाता, जो उनके जो राजनीतिक हक है उससे वो वंचित रहता है। ठीक है, तो राजनीतिक अधिकारों का उनको अभाव देखने को मिलता है क्योंकि वो अपने वोट कास्ट नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है उनकी पॉलिटिकल राइट्स का जो है वो हनन होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें, ठीक है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी बहुत ज़्यादा लो होती है, जीवन की गुणवत्ता बहुत लो होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है इतना टाइम ही नहीं होता कि वो लेजर एक्टिविटीज़ या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में समय बिता सकें। वो ओवर टाइम करते हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस होती है वो बहुत पुअर होती है, तो जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो बहुत पुअर होती है। वो सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, वापस आके खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं और अगली सुबह फिर वही काम पे जाना उनका। तो ये जो उनकी जो मोनोटोनस लाइफ है जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते। वो एक स्टडी में पाया गया है कि जो 20% ऑफ द वर्कर्स जो हैं वो किसी भी शहर, किसी भी सिटी में वो कौन से होते हैं, वो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, कि वो दिहाड़ी पे काम करते हैं। जिस दिन काम करेंगे उस दिन उनको पैसा मिलेगा, तो उसी की वजह से वो जो है वहाँ पे जो अपनी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ या फिर जो बच्चों को पढ़ाना है, फूड के लिए अपना जो है वो डेली खाने वाले और डेली कमाने वाले हैं।
ठीक है, डेली कमा के डेली खाने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने फ्यूचर के लिए या फिर बैंक अकाउंट में रख के पैसे सेव कर सकें। तो ये जो है इनको यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। तो जो सोशल सिक्योरिटी है या सामाजिक सुरक्षा है, उसका अभाव इनको देखना इसका अभाव उनको झेलना पड़ता है। पुअर लिविंग कंडीशन, रहने की जो है इनकी स्थिति बहुत ख़राब होती है। जितने भी हमने देखा है कि वर्कर्स जो होते हैं, उनकी इतनी तो सैलरी, इनकी वेजेस तो होती नहीं है। तो ये जो है स्लम एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पर कि जो हाइजीन कंडीशन नहीं होती, पीने का पानी अच्छा साफ़ नहीं मिलता, उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनकी जो लिविंग कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। अगर महाराष्ट्र में चले जाएँ, मुंबई में चले जाएँ, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जो एक ही कमरे में जो है वहाँ पे 10-10 लोग रह रहे हैं। वहाँ पे जो है जैसे शिफ्ट होती है वर्कर्स की, तो एक शिफ्ट जब जिसकी शिफ्ट है वो एक बेड पे सो रहा है, और जब दूसरे व्यक्ति की जब शिफ्ट खत्म होती है तो वो उसी बेड पे आके सो रहा है, और वो जो पहला व्यक्ति है वो अपने काम पे चला जाता है। तो इस तरीके जो उनकी लिविंग कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती हैं। साइकोलॉजिकल हेल्थ या फिर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अपने मूल स्थान छोड़ के जब दूसरे स्थान पर आए हैं, तो यहाँ पे उनके फैमिलीज़ नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, वो अपने किसी से बात जो है वो ज़्यादा शेयर नहीं करते। यहाँ पे जितने भी उनके रिलेशंस बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रोफेशनल टाइप के होते हैं, तो वो अपनी मन की बात किसी से नहीं कह पाते। तो इसलिए उनकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है या मानसिक स्वास्थ्य है, उस पर भी बुरा असर देखने को मिलता है। इफेक्ट ऑन देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि हमने कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान देखा कि बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर हैं वो एक स्थान वो जहाँ पे काम करते वहाँ से वो वापस जो है वो अपने घर की तरफ चले गए। तो उनके जो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में, तो वहाँ पर जो है अब बच्चे वहाँ अपने जो उनके अपने मूल निवास पे चले गए हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे थे, तो उनको जो है स्कूल फैसिलिटीज़ या फिर जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है वो अब नहीं मिल पाएंगी। तो ये हम देखते हैं कि बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो मिड डे मील प्रोग्राम है, जहाँ पे कि वो स्कूल में जाके वो खाना खा लेते, तो उनके स्वास्थ्य के लिए जो बहुत अच्छा होता था, उनको प्रोटीन मिलता था, तो अब उनको वो भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कि अकेले ही जो है वो दूसरे शहर या फिर दूसरी जगह आगे काम करते हैं, और अपने जो वेज होते हैं, सैलरी होती है, उसमें से कुछ भाग जो है वो अपने घर पर देते हैं, जहाँ पे कि उनकी जो फैमिली होती है वहाँ पे वो उससे खाना लेती है, उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन अब जब उनकी जो जॉब है वो चली गई है, वो पैसे घर पे नहीं भेज पाएंगे, तो वहाँ जो उनके मूल निवास पे जो बच्चे उनके हैं वो भी अब आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हम बच्चों पे भी देखते हैं कि नकारात्मक प्रभाव है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन डॉक्यूमेंटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, दस्तावेज और पहचान में कठिनाई होती है। उनको पहचान पत्र बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि जब भी कोई पहचान पत्र बनाना होता है, सबसे पहले एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। बैंक अकाउंट खोलना है तो एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। आधार कार्ड बनवाना है तो एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं हैं। तो इसकी वजह से इनके पास इनके डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इनके आइडेंटिटी कार्ड बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आधार कार्ड है तो उसके लिए एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। राशन कार्ड है उनके मूल स्थान पर, तो उनके पास राशन कार्ड है, लेकिन जब वो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से बहुत सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है, आइडेंटिफिकेशन के, इसकी प्रॉब्लम होने देखने को मिलती है। जैसे कि मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है वो मध्य प्रदेश से है, तो वहाँ पर यहाँ पर उनके पास राशन कार्ड नहीं है। गाज़ियाबाद में उनके पास राशन कार्ड नहीं है, और जब भी उनको अगर कोई भी सोशल बेनिफिट मिलना होता है तो उनका जो जनधन अकाउंट है वो भी वहाँ पे मध्य प्रदेश में है। तो उनके पास इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, इतने वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो लोग जो है एटीएम कार्ड का यूज़ कर सकें। तो उनको जब भी कोई पैसा मिलता है तो उनको वापस जो है वहाँ पर जाना होता है मध्य प्रदेश, वहाँ से पैसे निकालने के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि माइग्रेंट वर्कर्स को देखने को मिलती हैं या फिर झेलनी पड़ती है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते हैं, लेकिन उन्हें रोज़गार ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है कई बार। या फिर जब जैसे कि हमने देखा कि जो यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं वो जब अपने मूल स्थान गए हैं, वो वहाँ पे अपना स्थान छोड़ के पलायन ही इसलिए किए थे क्योंकि वहाँ पे रोज़गार की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन अब वो वापस से अपने मूल स्थान गए हैं तो वहाँ पर उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो जो कि प्रवासी मज़दूर को झेलनी पड़ती हैं।
ओके। सो कोविड-19 का जब लॉकडाउन हुआ तो भी हमें प्रवासी भारतीय के जो प्रवासी मज़दूर थे उनको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा। क्योंकि जब कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ तो इंडस्ट्रीज़ जो थी वो उनका जो वहाँ का जो काम था वो सारा ठप पड़ गया। तो उनके पास जो जॉब थी, जो डेली वर्कर्स थे उनके पास जॉब नहीं रही, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास खाने के लिए फूड नहीं था, उनके पास शेल्टर नहीं था, ना खाना था, ना आश्रय था, ना नौकरी थी, ना पैसा था। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था। तो जो सैकड़ों जो बहुत सारे ऐसे मज़दूर थे जो कि पैदल ही अपने घर की तरफ, अपने गाँव की तरफ जो है अपना चलने के लिए मजबूर हो गए। तो इसलिए बहुत सारी उनको समस्याएँ देखने पड़ी, जो कि जैसे कि श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी, जैसे कि मज़दूर जो है अपने जहाँ कार्य कर रहे थे वहाँ से अपने इस गाँव जा सके, अपने मूल निवास जा सके। लेकिन जो श्रमिक ट्रेन्स थी वो भी, उसमें भी उन लोग की बहुत ज़्यादा समस्याएँ झेलनी पड़ी कि बहुत सारी जो ट्रेन थी वो 8-8 घंटे या फिर 2-3 घंटे लेट थी। कुछ ट्रेन्स ऐसी थी जिनको जाना कहीं और था, वो पहुँच कहीं और गईं, और उनके पास जो है इतना खाने की सामग्री नहीं थी कि जो जब ट्रेन लेट हुई 2 तो 3-3 दिन, तो उनके पास इतना खाने का सामान भी नहीं था। तो जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो रास्ते में है बहुत सारे जो है मज़दूर हैं उनकी भी डेथ हो गई थी। और जो बहुत सारे जो ऐसे मज़दूर थे जो कि पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, उनकी रास्ते में हम देखें कि एक्सीडेंट हो गया, या फिर जो है उनके खाने-पीने के ना होने की वजह से भी उनकी डेथ हो गई। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएँ जो है प्रवासी मज़दूरों ने जो झेली है इस कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट है 1979 का, ये भी इट्सेल्फ जो है बहुत ही फ्लॉड साबित हुआ है पूरे जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी उसमें। क्यों? क्योंकि इसमें हम 2 चीज़ देखेंगे कि पहला पहलू क्या है कि ये जो एक्ट है ये केवल वहीं एप्लीकेबल होता है जहाँ पे इंडस्ट्री या फिर जो ऐसे एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे कि 5 या 5 से अधिक माइग्रेंट वर्कर्स जब तक एम्प्लॉयड ना हो, वहाँ पे तब तक ये जो एक्ट है वहाँ लागू नहीं होगा। तो जो भी वहाँ पे अगर प्रवासी मज़दूर भाई कोई अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे 5 से अधिक ऐसे मज़दूर नहीं हैं जो कि प्रवासी हैं, तो फिर वहाँ पे उनको जो सोशल बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलेगा, उनको प्रवासी मज़दूरों की तरह कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो प्रवासी मज़दूर को उस तरह से कंसिडर किया जाता है जब वो या तो जो कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसके अंडर या फिर एम्प्लॉय किया जाए, या फिर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, अगर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही जब एम्प्लॉय किया जाता है तभी उसको जो है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर जो है कंसिडर किया जाता है। तो लेकिन हमने कई बार देखा है कि जो कुछ लोग होते हैं जो पलायन तो कर जाते हैं, उसके बाद जो है अपने से जो है रोज़गार ढूंढते हैं, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं जाते। तो वो जो ऐसे लोग होते हैं उनको जो है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर जो है कंसिडर नहीं किया जाता, और उनको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए माइग्रेंट वर्कर्स के, माइग्रेंट वर्कर्स होने के नाते, वो उनको नहीं मिल पाते हैं। ओके। इसके बाद हम देखेंगे कि मेजर्स क्या उपाय किए जा सकते हैं। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है, सरकारी योजनाएं जिनको कि पोर्टेबल बनाया जाना चाहिए, जैसे कि उज्ज्वला स्कीम है, ताकि उज्ज्वला स्कीम है, पीडीएस है, राशन कार्ड है, मनरेगा स्कीम है, कि इसमें क्या होना चाहिए, एक ही कार्ड होना चाहिए। और जो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान में रहे, चाहे वो अपने मूल निवास पे रहे, कहीं नेटिव प्लेस पे रहे, या फिर कहीं दूसरी जगह जहाँ पे वो काम कर रहा है, माइग्रेंट वर्कर हो, तो फिर उसको वहाँ पे भी जितने भी सोशल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जितने भी स्कीम्स के बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो मिल सके। तो इसलिए जो स्कीम्स हैं उनको पोर्टेबल बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो ऑल ओवर इंडिया जो है वो कहीं पे भी रहे वो उनका बेनिफिट उठा सके। इसके बाद यूनिक वर्कर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। श्रमिकों की पहचान के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र या उनकी संख्या होनी चाहिए। जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो है एक विशेष पहचान पत्र होना चाहिए। रिप्लेसिंग ऑफ ISMW एक्ट ऑफ 1979, जैसा कि हमने देखा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट ऑफ 1979 जो है फ्लॉड है, उसको भी रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और जो ISMW एक्ट है ये जो है लीगली एनफोर्सिएबल भी नहीं है, ये कानूनी, इसकी कोई भी वैधता नहीं है। और बहुत सारे हमने देखा है कि ये जो इम्प्लीमेंट भी इसको ठीक से नहीं किया गया है, तो इसको रिप्लेस करने की इसलिए ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2008 को लेकर आया जाए, जिसका कि और ज़्यादा स्कोप बड़ा है, जिससे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको सोशल बेनिफिट्स मिल सके, उनका कल्याण हो सके, सोशल बेनिफिट्स मिल सके, उनका जो है कल्याण, सोशल वेलफेयर हो सके, और साथ साथ जो है उसको लीगली एनफोर्सिएबल बनाना बहुत ज़रूरी है, उसकी कानूनी वैधता होनी बहुत ज़रूरी है। तभी जो है लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे, लीगली बाइंडिंग हो तभी उसको लोग सीरियसली लेंगे और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारी सरकार है, जो भारत सरकार है, उसने बहुत सारी योजनाएँ चलाई हैं जिससे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या लेबरर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इस स्कीम्स का फ़ायदा हो सकता है। सोशल
सोशल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, या फिर उनका सोशल वेलफेयर के लिए जो है काम आ सकते हैं। जैसे कि है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना है जिससे कि जो 60 साल की उम्र होती है, जो कि रिटायरमेंट की एज होती है, उसके बाद भी किसी भी व्यक्ति के स्टेडी इनकम के लिए जो है अटल पेंशन योजना को लाया गया था। तो इसका लाभ कोई भी उठा सकता है, माइग्रेंट वर्कर्स हो, लेबरर्स हो, इनका जो है इसका लाभ जो है अटल पेंशन योजना का लाभ कोई भी ले सकता है। इसके बाद पीएम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। ये जो स्कीम है ये किस लिए है? ये इसलिए है ताकि जितनी भी वो जो बीमा योजना जो है ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। और यही जो पीएम सुरक्षा बीमा योजना है ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। तो ये जो अगर किसी जैसे मजदूर का या लेबर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए भी उनको इंश्योरेंस स्कीम है। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट स्कीम्स का जो लाभ उठा सकते हैं जो प्रवासी मजदूर हैं या फिर लेबरर्स जो हैं। आयुष्मान भारत स्कीम है जो कि जिसमें कि उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाएगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी है हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना जो है ये जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनके ओल्ड एज के प्रोटेक्शन के लिए, उनके ओल्ड एज में उनकी इनकम के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी ओल्ड एज में प्रोटेक्शन के लिए जो है ये स्कीम को लाया गया है, पीएम श्रम योगी मानधन योजना। इसके बाद है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, ठीक है, जो कि हमने बात की है, जो कि जिसमें कि ये होगा कि जो जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उनको एक स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा जो कि पोर्टेबल होगा, कि वो कहीं पे भी जाके जो है उस आइडेंटिटी कार्ड जो है उनका यूनिक नंबर होगा और उसी को दिखा के उनको काम मिलेगा। उनका एक यूनिक आईडी होगी और जिससे कि वो कहीं पे भी जाके वो सोशल बेनिफिट्स ले सकते हैं। और जितने भी अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है कि जहाँ पे उनका जो लाइवलीहुड है, जो उनका रोज़गार अगर छिन जाता है तो उससे भी उनको जो है बहुत हद तक उनको हेल्प की जाएगी। तो ये बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। इसके अलावा ज़रूरी है कि इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन में इंक्लूड किया जाए। जो वित्तीय समावेशन है उसका इनको फ़ायदा मिले, ताकि जितने भी इनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिले, ताकि जितने भी इनको क्रेडिट फैसिलिटी है, फॉर्मल क्रेडिट फैसिलिटी है, वो उपलब्ध कराई जा सके। कई बार होता है कि ये साहूकार जो प्राइवेट मनी लेंडर्स होते हैं उनसे पैसा लेते हैं और ये जो है बहुत ज़्यादा जो है ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे इनको जो है लोन मिलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत लेके आया जाए। इनके लिए बैंक अकाउंट्स हो, इनके पास जो है बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये सब इनको उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि हमारे जो मजदूर भाई हैं ये एक पूरी हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसकी एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं, ये एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। क्योंकि अगर यही नहीं होंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज़ नहीं चल पाएंगी, हमारे जितने भी बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि इनके बिना जो है वो काम नहीं कर पाएंगी, इंडस्ट्रीज़ नहीं चल पाएंगी। तो ज़रूरी है कि इनके जो वेलफेयर के लिए, इनके कल्याण के लिए कार्य किया जाए, तभी जो है हमारी जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और जो लास्ट सेंसस है उसमें ये देखा गया था कि करीब 4 करोड़ ऐसे करीब 4 करोड़ जो हैं वो प्रवासी मजदूर हैं इंडिया में। तो इतनी जो बड़ी संख्या है इनको सोशल बेनिफिट्स देना बहुत ज़रूरी है और इतनी बड़ी संख्या को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि हमारी जो पूरी इकोनॉमी का एक बैकबोन की तरह इन्होंने हमारे इकोनॉमी को संभाला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर नंबर 2। ठीक है, पेपर नंबर 2 में क्वेश्चन है व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिस्कस द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। तो इसको हम कहेंगे वित्तीय समावेशन क्या है और भारत में वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा करें। ठीक है, तो अब हम लोग इस सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर वित्तीय समावेशन होता क्या है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन ये होता है कि जितनी भी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, मतलब कि वित्तीय उत्पाद जितनी भी वित्तीय उत्पादन
उत्पादों और सेवाएं हैं उसको कैसे प्रत्येक व्यक्ति तक किफ़ायती और आसानी से पहुंचाया जा सके, तो उसको हम कहते हैं वित्तीय समावेशन, जिसके लिए बहुत सारी जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि समय पर और पर्याप्त लोन लोगों को उपलब्ध कराया जा सके किफ़ायती दर पर। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके पास इंश्योरेंस फैसिलिटी है कि नहीं, इक्विटी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके पास है कि नहीं, उनके पास जो बैंक अकाउंट्स है वो है कि नहीं। तो ये चीज़ जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में आता है कि लोगों को वित्तीय समावेशन में कैसे लेकर आया जाए। तो इसमें देखा जाता है कि जितने भी प्रत्येक व्यक्ति है उनको जो है बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है उपलब्ध कराई जाए। जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि इंश्योरेंस फैसिलिटी हो गई, और सर्विसेज क्या हो गई कि मतलब कि उनको लोन की सुविधा दी जाए। ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल उत्पादन है वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक जो है किफ़ायती पहुंच जो है देखी जाती है। ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके बाद हम देखेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक फॉर्मल क्रेडिट जो है इसको उपलब्ध कराने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो भी लोग होते हैं, जो भी मार्जिनल सेक्शन है, उनको जो है वो कई बार देखा जाता है कि वो जो प्राइवेट मनी लेंडर्स है वहाँ से पैसे जो है उधार लेते हैं बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे। तो उनको जो है किफ़ायती दर पे उनको फॉर्मली बैंक से क्रेडिट मिल सके, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हर व्यक्ति को जो है फॉर्मल क्रेडिट के अंदर लेके आया जाए, उनको जो है फॉर्मल तरीके से जो है उनको लोन उपलब्ध कराया जा सके। इसके बाद डेवलप्स द हैबिट ऑफ सेविंग। अगर लोगों के पास बैंक अकाउंट्स होगा तो वो जो है वो कुछ पैसा जो है वो बचा के रखते हैं, वो उसको जो है वो वापस से बैंक में रख सकेंगे, और जिससे कि उनकी जो सेविंग की जो हैबिट है वो और ज़्यादा एनहांस होगी। और जब लोगों की जो सेविंग्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो जो है बैंकों के पास ज़्यादा पैसे होंगे, तो वो जो है ज़्यादा लोगों को या फिर ज़्यादा को जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है वहाँ पर वो ज़्यादा लोन दे पाएगी, जिससे कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्मल क्रेडिट के लिए, लोगों के अंदर जो है सेविंग्स की हैबिट डेवलप करने के लिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ऐसे गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को बेहतर बनाने के लिए। तो बेहतर बनाने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे समस्या है क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर, क्योंकि जब तक हमें समस्या ही नहीं पता होगा तब तक हम उसके उपाय या फिर मेजर्स क्या सुझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कि क्या क्या जो है हमारे जो चैलेंजेस हैं या फिर जो क्या क्या चुनौतियाँ हैं पूरे फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर वित्तीय समावेशन को लेकर, तो उसमें है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। ऐसे हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंकिंग का वही पूरा अच्छे से नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे देखा है कि ऐसे बहुत सारे गांव हैं, ऐसे जो हिमालयन रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पर जो है बैंक्स नहीं है, वहाँ पे बैंक्स की ब्रांचेस नहीं है। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। पुअर टेली एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो बहुत सारे जो ऐसे गाँव देहात है या फिर जो हिमालयन रीजन्स है, हिली एरियाज़ है, वहाँ पर जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, टेली कनेक्टिविटी नहीं है, जो कि जो बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करने के लिए जो बैंक्स को ज़रूरत होती है इंटरनेट फैसिलिटी की, वो अगर उपलब्ध नहीं होती तो वहाँ का उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। इसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को उनकी जो वित्तीय साक्षरता है उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं, वित्तीय प्रोडक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन से फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि उनकी नीड के अनुसार जो उपलब्ध हैं। तो इसलिए लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब भी आप एक बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो केवाईसी के टाइम पर जो नो योर कस्टमर जो होता है उसके टाइम पर जो जितने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो उसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सिक्योरिटी कंसर्न, सुरक्षा चिंताएँ हैं। ठीक है, आज लोग जो है बहुत ज़्यादा, जो हमारी सरकार है वो जो बहुत ज़्यादा डिजिटल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है, लेकिन हमने बहुत सारे देखें कि जो जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बहुत सारे जो फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
नए नए तरीके के फ्रॉड्स हमें साइबर सिक्योरिटी जो है, जितने भी जो इंटरनेट बैंकिंग जो यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत बार हमने देखा है कि लोगों को जो है गलत तरीके से जो है उनसे डिटेल्स ले ली जाती हैं और उसके बाद जो है उनकी डिटेल्स का मिसयूज़ किया जाता है। तो जो ऐसे लोग हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं या फिर जो कि नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा एक भय है कि अगर उनका पैसा ये सुरक्षित है कि नहीं, अगर वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो या फिर अगर वो डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उनका जो पैसा है वो सुरक्षित है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और उनका पैसा निकाले। तो ऐसे सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारे जो देश है उसमें इतना बहुत अच्छे जो हैं वो ऐसे लॉज भी नहीं है फाइनेंशियल उसको लेके, तो इसलिए भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर रहता है। सोशल कल्चरल बैरियर्स जो हैं, सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी जो समाज है उसमें एक ऐसी मान्यता है कि जो सेविंग्स हैं वो अपने घर में रखो, या फिर अगर बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठा हो गया है तो उससे सोना चांदी खरीद लो, वो बेटी के शादी में काम आएगा। तो ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं भी हैं जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। ठीक है, तो अब अगर हमने समस्याएं समझ ली तो इसके लिए जो हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए उन्होंने बहुत सारी पहल की है। अब हम एक नज़र उस पर डालेंगे। यहाँ पे हम बहुत सारे डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब आप लोग को पता ही है, तो हम इसमें बहुत जल्दी से इसको देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बहुत सारी जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, नीतियाँ और कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे कि जनधन योजना है, जिसके अंतर्गत कि जुलाई 2019 में 34 करोड़ जो है जनधन बैंक अकाउंट जो है खोले जा चुके हैं। और अगर हम देखें तो ये जो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला, उसके अंतर्गत भी आता है। और वहाँ पे जो जनधन योजना जो हमारी थी, उसको जो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला, उसने बहुत मदद की है हमें वहाँ तक पहुँचाने में, उसको अचीव करने में। ठीक है, तो जनधन योजना है, मुद्रा योजना है, जिसमें कि लोन दिया जाता है कि जब भी कोई स्टार्टअप है या फिर सिडबी के द्वारा ही लाया गया था, जिसमें कि रीफाइनेंसिंग होती है। रीफाइनेंसिंग के लिए बैंकों को पैसा दिया जाता है ताकि वो जो है लोगों को लोन दे सकें, जिससे कि जो लोग हैं वो अपना कोई भी काम जो है स्टार्ट कर सकें। तो मुद्रा योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना है, जो कि हमने पीछे बात की, जो कि लाइफ इंश्योरेंस है या फिर जो है डिसेबिलिटी के लिए है। इसके बाद हम पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है, जो कि एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। अटल पेंशन योजना है। नाबार्ड द्वारा जो है वो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम लेके आया गया था, क्योंकि ऐसा बहुत सारे बैंक्स का मानना था कि जो रूरल एरियाज़ में है कि बहुत सारे इंडिविजुअल से डील करने से बेहतर है किसी ग्रुप से डील करना। ठीक है, और वो जो ग्रुप है, वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो फर्दर जो है वो लोगों को जो है वापस से जो है फाइनेंशियल क्रेडिट जो है वो उपलब्ध कराने में मदद करता है। तो उनकी जो रिकवरी जो होती है, लोन रिकवरी जो है रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बैंक्स जो हैं वो रूरल एरियाज से वो प्रेफर करते हैं कि किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद लें लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। इसके बाद बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो बैंक्स द्वारा भी लेके आए गए हैं, जैसे कि नो योर कस्टमर्स जो है, कस्टमर का जो पूरा प्रोसीजर था उसको और ज़्यादा सरल बनाया गया है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दी गई है का प्रावधान रखा गया है, जिसमें कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, एजुकेशनल सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर है। इन सब सेक्टर्स को जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में रखा गया है कि इनको प्रायोरिटी दी जाएगी जब भी लोन दिया जाएगा। तो जितने भी बैंक जो लोन देता है उसका कुछ भाग जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए जो है उसको रिजर्व किया जाता है। रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, नो फ्रिल्स अकाउंट है। नो फ्रिल्स अकाउंट वो होते हैं जहाँ पे कि मिनिमम बैलेंस जो है वो नहीं होता, ज़ीरो। जो किसी भी बैंक अकाउंट के लिए कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं होता। बैंक अकाउंट जो है वो एक्टिव रह सकता है अगर उसमें ज़ीरो रुपीज़ भी हैं तो भी। ठीक है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं, व्यापार संवाददाता हैं, जो कि ये जो है जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर कि जो ब्रिक एंड मॉर्टर वाले ब्रांचेस जो हैं वो सेटअप नहीं हो सकते बैंक्स की, तो वहाँ पे जो है वो एक विश्वसनीय व्यक्ति को वहाँ पे लगा देते हैं, जो कि जो वहाँ के लोग हैं उनको डोर टू डोर जो है जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो उपलब्ध कराते हैं। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये जो है ये नो फ्रिल्स अकाउंट का ही दूसरा नाम है। ठीक है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट।
इसके बाद मैंडेटरी ओपनिंग ऑफ बैंक ब्रांचेस इन रूरल एरियाज़। बैंकों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी, हम कह सकते हैं कंपलसरी कर दिया गया कि वो रूरल एरियाज़ में भी कुछ परसेंटेज ऑफ ब्रांचेस जो है वहाँ पे रूरल एरियाज़ में खोलेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स खोलना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को उनके जो है उनको वित्तीय साक्षरता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, उसके लिए जो है फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स को खोला गया है, जिससे कि लोगों को बताया जा सके कि उनके नीड के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं उनके लिए, उनको किस चीज़ में उनको कहाँ पे जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें बहुत सारे जो हैं लोगों को पता ही नहीं होता इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसमें बहुत सारे जो है लोगों को साक्षर करने के लिए जो है फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स को जो है खोला गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड बाय आरबीआई के द्वारा एक फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड बनाया गया है, जिसमें कि लोगों को वित्तीय साक्षर करने के लिए या फिर लोगों को और जागरूक करने के लिए ये इस फंड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो है गवर्नमेंट द्वारा कदम उठाए गए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में। इसके बाद हम देखेंगे कि जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई के द्वारा एक नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति बनाई गई है, जो कि वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक कार्य करेगी। तो इसके 6 स्तंभ है, या फिर हम कह सकते हैं इसके 6 स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, इसके 6 पिलर्स हैं। वो क्या क्या है कि वित्तीय सेवाओं के लिए यूनिवर्सल एक्सेस दी जाएगी, वित्तीय सेवा के लिए बेसिक बकेट प्रदान करना, या फिर आजीविका और कौशल विकास तक एक्सेस देना, वित्तीय साक्षरता और शिक्षा की तरफ कदम उठाना, ग्राहक संरक्षण। ठीक है, जब भी किसी ग्राहक की अगर कोई भी शिकायत होती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ग्राहक संरक्षण, शिकायत निवारण, प्रभावी समन्वय, ठीक है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये इसके 6 स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद इसमें क्या क्या इसके क्या क्या उद्देश्य हैं और माइलस्टोन क्या क्या इसमें अचीव करने का और उद्देश्य रखा गया है, ये कि मार्च 2020 तक, ठीक है, इसमें ये आया था पहले। ठीक है, तो इसमें मार्च 2020 तक कहा गया है कि जो हर विलेज में, ठीक है, हर विलेज में लोगों को जो है हर गांव में लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी उनके 5 किलोमीटर के रेडियस में। और यही अगर हम हिली एरियाज़ की बात करें तो 500 हाउस होल्ड्स पे जो है उनको बैंकिंग फैसिलिटी को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए, ठीक है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा ताकि कैशलेस सोसाइटी को बनाया जा सके मार्च 2022 तक। इसके बाद हम देखेंगे कि लोगों को फाइनेंशियल सर्विस के लिए उनको एक्सेस दी जाएगी जिससे कि वो अपने मोबाइल के ज़रिए, जो उनका फ़ोन है उसके ज़रिए जो है किसी भी फाइनेंशियल सर्विस को एक्सेस कर सकें। इसके लिए जो है इसका लक्ष्य रखा गया है मार्च 2024 का। इसके बाद एक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बनाने की भी बात कही गई है, जिससे कि लोगों को जो है क्रेडिट रेटिंग दी जाएगी, जिससे कि उनको लोन लेने में सहायता मिलेगी। तो ये बहुत सारे जो स्टेप्स हैं जो आरबीआई द्वारा उठाए गए थे, गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए थे या बैंक द्वारा उठाए गए थे फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में। इसके बाद हम बात करेंगे पेपर नंबर 3 की, और क्वेश्चन है what are the challenges of electric vehicles industry in India? Also discuss the initiatives taken by government to improve the EV ecosystem in India. EV ecosystem मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इकोसिस्टम इन इंडिया। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए क्या चुनौतियां हैं? भारत में ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों पर भी चर्चा करें। तो अब हम इस क्वेश्चन को पूरा देख लेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते क्या हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं वो हमारे कन्वेंशनल जो व्हीकल्स होते हैं उससे बहुत अलग होते हैं। कन्वेंशनल व्हीकल्स जो होते हैं उसमें इंटरनल कंबशन इंजन लगा होता है जो कि पेट्रोल या फिर डीजल से चलता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी होती हैं, जिसमें कि इसमें बैटरीज़ का प्रयोग होता है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती हैं और फिर वही इंजन को चलाती हैं। तो ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है
कम्प्लीटली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जिसमें कि जो जो कम्प्लीटली बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, और दूसरा होता है हाइब्रिड कार्स जो कि जिसमें कि इलेक्ट्रिक मोटर तो लगी होती है, उसके साथ साथ जो है इंटरनल कम्बशन इंजन भी लगा होता है। तो ये होते हैं हाइब्रिड कार्स। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये बहुत तरीके से जो हैं बहुत इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन कम होता है, नॉइज़ पोल्यूशन कम होता है, ग्लोबल वार्मिंग को कंटेन करने में मदद करता है। जो हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसको हमें उस पे जो हमारी जो हामी भरी है उसको उसके जो गोल है उसको अचीव करने में मदद मिलता है। तो इसके बहुत सारे जो हैं एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। और इसमें मेंटेनेंस कम होती है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। जो हमारे जो फ्यूल पे हमारे जो इतने ज़्यादा पैसा खर्च होता है उसको कम करने के लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इसको लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। तो सबसे पहले है लो मार्केट पेनिट्रेशन या फिर कम बाज़ार। इंडिया में जो इसका बाज़ार है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके बहुत सारे कारण हैं जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाज़ार का हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो इसका बाज़ार है या फिर जो मार्केट पेनिट्रेशन है वो वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मेन पार्ट क्या है वो है बैटरीज़ का। और बैटरीज़ कैसे बनती हैं? लिथियम से, कोबाल्ट से, जिसका कि इंडिया में कोई भी रिजर्व नहीं है। तो इसलिए इसको इम्पोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंस है, आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है इंडिया की, ठीक है। तो लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए जो कोबाल्ट और लिथियम की ज़रूरत होती है उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया को इंपोर्ट कराना पड़ता है। वो जापान और चाइना जैसे देशों से जो है हम लोग इंपोर्ट कराते हैं कोबाल्ट और लिथियम को। तो ये एक इंपोर्ट डिपेंडेंस पूरी जी इंडस्ट्री है। उसके बाद हम देखेंगे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का बहुत ज़्यादा अभाव है। इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वहाँ पे जो हाई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेकिन इंडिया में इस हाई टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा अभाव है, बहुत ही ज़्यादा कमी है हाई टेक्नोलॉजी की। जैसे कि सेमीकंडक्टर्स लगाने हैं, बैटरीज को लगाना है या फिर R&D उस पर करना है, तो इंडिया में इतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी जो है वो है ही नहीं। R&D पे बहुत कम खर्चा किया जाता है इंडिया में। मैन पावर जो है, श्रम शक्ति है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है, डेडिकेटेड कोर्सेज नहीं है यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। तो इसलिए भी जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी है इंडिया में। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं वो किस पे चलते हैं? वो बैटरीज पे चलते हैं। बैटरीज को बार बार चार्ज करना पड़ता है। बैटरीज को चार्ज करने के लिए जो चार्जिंग स्टेशन हैं वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो इंडिया में अगर हम देखें तो केवल अगर हम जनवरी 2020 की बात करें, इसी साल के जनवरी की, तो केवल 250 चार्जिंग स्टेशन पूरे कंट्री में थे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मूव करने के लिए हमें चाहिए। जब तक चार्जिंग स्टेशन ही नहीं होंगे तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो मूव कैसे करेंगी? देखिए, कैपिटल इंटेंसिव, पूंजी प्रधान है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी जो है मशीन्स, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। इसमें मैन पावर जो है इंडिया जो है एक यहाँ पे जो है लेबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है कि पूरी कैपिटल इंटेंसिव है, यहाँ पे मशीन से ज़्यादा काम होता है। तो इंडिया के लिए ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ साथ इसमें जो बहुत सारी कैपिटल लगी होती है, हाई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसके लिए पूंजी बहुत ज़्यादा ही चाहिए होती है। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चुनौती है, क्योंकि इसका जो उसको हम कह सकते हैं कि इसमें जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है वो बहुत देर में आता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कैपिटल जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इनपुट्स जो हैं, इनपुट्स को लेके भी इंडिया में बहुत ज़्यादा चुनौती हैं। क्यों? क्योंकि इनपुट्स जो है केवल जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने के लिए जितने भी इनपुट्स रॉ मटेरियल की ज़रूरत है उसमें से केवल 35% ऑफ इनपुट्स जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। भारत में उत्पादित इनपुट्स का केवल 35% ही है जो भारत में उत्पादित होता है। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, हाई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। इम्पोर्ट्स जब हम इम्पोर्ट कराते हैं रॉ मटेरियल को, इनपुट को, तो बहुत ही ज़्यादा जो है कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। और क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि रुपए जो है हमारा वो बहुत ही कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, तो इस वजह से भी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो रही है। अफोर्डेबिलिटी, लोगों को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये जो जब इतनी ज़्यादा उसमें कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट जब बहुत ज़्यादा होगी तो जो आउटपुट की जो कॉस्ट होगी, जो पूरा आउटपुट निकल के आता है उसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो जो पूरी जो अफोर्डेबिलिटी है एक जो यहाँ के इंडियंस की, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि डीजल या फिर पेट्रोल व्हीकल्स ही फिर प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके। और
ऊपर से इसमें जो है जीएसटी भी लगाया गया है, तो इसकी वजह से भी जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। तो अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री को और बेहतर बनाने के लिए, पूरा इकोसिस्टम जो इसका पारिस्थितिक तंत्र है उसको और बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने, हमारी जो सरकार है उसने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 है, ठीक है। तो ये जो प्लान है इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है हर साल का टारगेट रखा गया है कि हर साल करीब 6 से 7 मिलियन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल किया जाएगा। तो ये इसका जो है ये इसमें ये एक जो सरकार है वो एक पूरा मिशन, एक प्लान लेके आई है 2020, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे तो इसमें जो हमारा लक्ष्य है वो हर साल जो है 6 से 7 मिलियन व्हीकल्स की सेल है पर ईयर, और ये जो है 2020 के बाद से जो है इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आफ्टर 2020 जो है इतना लक्ष्य रखा गया है 6 से 7 मिलियन सेल्स पर ईयर का। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत जो है इसी प्लान के अंतर्गत नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के अंदर ही फेम को लेके आया गया है, ठीक है। फेम 1 जो कि है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, जिसके अंतर्गत जो है जो पूरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इनकी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। इसमें ये जो पूरा इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ को दिया गया है, और इसको जो है ये 2 चरण में जो है इसको कंप्लीट करने की बात कही गई है। और जो दूसरा है वो फेम 2 है, जिसके लिए कि जो पूरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इंडस्ट्री है उसकी होलिस्टिक ग्रोथ की बात की गई है कि जिसमें कि चार्जिंग स्टेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जोर दिया गया है, R&D पे भी जोर दिया गया है, और कैसे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके, कैसे मार्केट को और बढ़ाया जा सके, इन सभी पर ध्यान दिया गया है। और इसके लिए अगले 3 सालों के लिए इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए को अप्रूव किया गया है, और ये स्टार्ट होता है अप्रैल 2019 से, ठीक है। इसके बाद जीएसटी जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो जीएसटी लगाया था उसमें रिडक्शन किया गया है, उसको रिड्यूस किया गया है। पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो जीएसटी था वो था 12% का, अब उसको रिड्यूस करके 5% का कर दिया गया है। इनकम टैक्स डिडक्शन, ठीक है, आयकर में कटौती। अगर कोई जो व्यक्ति है वो लोन लेता है इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए तो उसे इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी 1.5 लाख रुपये तक, ठीक है। जब वो लोन लेता है तो उस पर इंटरेस्ट पे करता है तो 1.5 लाख रुपये तक की उसको इनकम टैक्स में छूट देने की बात भी कही गई है। इसके बाद जो अगर बैटरीज को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को सेल किया जाता है तो उसको एज सर्विसेज की तरह देखा गया है, माना गया है, जिससे कि क्या फ़ायदा होगा, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग होगा, और चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने के लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये कुछ सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल के पूरे जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको और मजबूत करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे और क्या क्या किया जा सकता है। स्टेबल पॉलिसीज़ बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्थिर नीतियाँ बनानी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री जो है वो पूरी अभी एक सनराइजिंग मतलब उनकी एक उभरती हुई इंडस्ट्री है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका स्कोप नहीं है, तो इसके लिए एक पॉलिसीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर अच्छी नहीं होगी तो जो लोग इसमें जो है निवेश करने से बहुत ज़्यादा डरेंगे, क्योंकि एक स्थिर पॉलिसीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, तभी जो है लोग इसमें निवेश करेंगे, कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है, तभी लोग बहुत सारा पैसा जो है इसमें निवेश करने की हिम्मत करेंगे। स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरी है, कौशल विकास पे बहुत ज़रूरी है, कि लोगों को कैसे लोगों के कौशल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जितनी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है उनको, तो इसमें स्किल्ड मैन पावर की अगर कमी है तो लोगों को स्किल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरी है कि हम लोग जो एकेडमिक करिकुलम है उसी में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पढ़ाएं, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाएं, एक अलग से पूरी फील्ड लेके आएँ, तो उसमें, और जिसमें कि केवल अलग से स्पेशल इसी के लिए पढ़ाई है, तो उनके कौशल विकास पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट सिटीज़ के लिए स्मार्ट सिटीज़ अगर बनती हैं, जो कि हमारे जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन है उसके लिए, उसके अंतर्गत भी जो है हमारा जो पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इकोसिस्टम है उसको और मजबूत किया जा सकता है। बेटर अर्बन प्लानिंग के ज़रिए जो है अर्बन प्लानिंग अच्छी होगी तो चार्जिंग स्टेशन अच्छे से लगाया जा सकेगा, जैसे कि फेम 2 में है। फेम 2 में लक्ष्य रखा गया कि जितने भी जो अच्छे एक्सप्रेस वे एंड हाईवेज़ हैं उस पर हर
25 किलोमीटर पर एक चार्जिंग पॉइंट को दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर अर्बन प्लानिंग की जाए, अगर प्रॉपर प्लानिंग के तहत अगर इसे बनाया जाए तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हमने बात की सब्सिडी ऑन बैटरीज़ पर सब्सिडी देनी चाहिए, ठीक है। रीयूजेबल बैटरीज़ बनानी चाहिए, बैटरीज़ पर सब्सिडी देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो 50% कॉस्ट तो केवल बैटरी की होती है जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। तो इसलिए बैटरी पे सब्सिडी देनी बहुत ज़रूरी है, रीयूजेबल बैटरी बनानी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए R&D पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। MOU फॉर रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स है उसके लिए ज़रूरी है कि जो भारत सरकार है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत सारे देशों के साथ जो है साइन करे, जैसे कि बोलीविया हो गया, और इन सब के साथ अगर वो करती है तो वहाँ की जो लिथियम ऑस्ट्रेलिया है, तो इस यहाँ के जो लिथियम खदानें हैं उन पे अगर जो भारत सरकार है वहाँ से अगर वो लिथियम निकालने लगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा वो सस्ता पड़ेगा। इंसेंटिवाइज EV यूज़र्स, ठीक है। जो ईवी कार्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार्स जो यूज़ कर रहे हैं, उपयोग करता है, उनको जो है उनको और इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। उनको तरह तरह के जो है बेनिफिट्स देने की ज़रूरत है। इंसेंटिवाइज करने के वाला उनको बहुत सारे बेनिफिट्स देने की ज़रूरत है, जैसे कि उनको रोड टैक्स में उनकी कटौती की जा सकती है, उनको पार्किंग स्पेसेस जो है वो फ्री में दिए जा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं जिससे कि लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और ज़्यादा यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित हो। तो ये हमने पूरी बात कर ली है यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो पेपर नंबर 4 से है, और क्वेश्चन है डिस्कस द एथिकल कंसर्न्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि सरकारी और निजी संस्थाओं में नैतिक सरोकारों को परिभाषित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर एथिकल डिलेमा होता क्या है, ठीक है। एथिकल डिलेमा होता है कि जब भी आपके पास 2 ऑप्शन हो या 2 से अधिक ऑप्शन हो और आपको उसमें से किसी एक को चुनना हो, तो जब आपके पास तो आप डिलेमा में पड़ जाते हो कि आप कौन सा जो है ऑप्शन को चुनो, जो कि आपको जो है जो कि आपके जो मॉरल प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ऑप्शन जो है उसमें से चुनेंगे। तो ये तो बहुत सारे जो है एथिकल डिलेमास होते हैं। जब आप काम करते हो, किसी भी सेटिंग में रहते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, लेकिन आप डिलेमा में होते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना है, तो हम उसको कहते हैं एथिकल डिलेमा। तो अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहाँ पे कौन कौन से ऐसे जो है नैतिक चिंताएं हैं, या फिर सरकारी संस्थाओं की नैतिक चिंताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल डिस्क्रिप्शन की या फिर व्यक्तिगत विवेक की। तो कई बार होता है जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनको जो है उनके पास अपनी एक डिस्क्रिप्शन होती है, वो खुद से जो है वो व्यक्तिगत रूप से जो है कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। पर कई बार यही उनकी जो व्यक्तिगत रूप से जो डिसीजन लेने की उनकी जो क्षमता है, ये उनके जो है उनको डिलेमा में डाल देती है। क्योंकि बहुत सारे उनको जब काम करते हैं, जब उनको बहुत सारी पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, उनको देखना होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से अच्छा वो कैसे यूज़ करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बेनिफिट हों। तो वहाँ पर उनको जब वो भी कोई भी पॉलिसीज़ बनाते हैं तो उनके पास बहुत बड़ी चुनौती होती है कि कैसे जो है रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन कई बार ऊपर से प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि किसी विशेष वर्ग के लिए जो है पॉलिसीज उस रिसोर्सेज को किसी विशेष वर्ग के लिए उस के हिसाब से उस रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। ऐसे कई बार पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तो वहाँ पे उनके पास वो लोग उनके ऊपर एक एथिकल डिलेमा होता है कि वो किस तरीके से, या तो ऊपर के जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसको माने, या फिर जो उनके वो सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है वो उस तरीके से काम करे। तो उनका जो पर्सनल डिस्कशन होती है वो उनके लिए वो एक एथिकल डिलेमा है। एक नेक्स्ट आता है करप्शन, या फिर हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार, ठीक है। कई बार होता है कि बहुत सारी जब कुछ काम ऐसा होता है जो बहुत सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जिसमें कि कई बार पब्लिक सर्वेंट्स को लगता है कि नहीं ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन उनको ब्राइब ऑफ़र की जाती है। तो यहाँ पर जो है उनको लगता है कि क्या हम ये जो फाइल में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको हम सबके समक्ष लेके आएँ, या फिर हम उसको पैसा लेके जो है वो चुप हो जाए। तो ये उनके सामने बहुत ही ज़्यादा एथिकल डिलेमा होती है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, उन लोग की जो जितने भी
पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनकी जवाबदेही होती है अपने बॉसेस के तरफ के प्रति, या फिर हम कह सकते हैं सरकार के प्रति, जितने भी सोसाइटी है उनके प्रति। लेकिन साथ में, ठीक है, लेकिन साथ में जब वो क्या होता है कि उनको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना होता है। तो उनको उनके पास डिलेमा ये होता है कि वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोचें, या फिर जो बॉस को अपने या फिर सरकार को उनको जवाब देना है उसके उसके प्रति काम करें। तो यहाँ पे जो उनकी जवाबदेही है वो भी उनके लिए बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न की बात होती है। एम्पैथी वर्सेस लॉ, सहानुभूति बनाम कानून। ठीक है, बहुत सारे उनको रूल बुक्स में दे दिया जाता है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम करना है। ये जब भी कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई आईडी कार्ड बनाई जाएगी तो इस डॉक्यूमेंट्स के काम कर लेना होगा, आपको चाहिए होगा। आप उनसे मतलब जिस भी व्यक्ति का आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो तो उससे आप इन पेपर्स की मांग करोगे। पर लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ गरीब लोग होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, लेकिन उनको आईडी कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो आधार कार्ड, तो आधार कार्ड को जब जैसे पीडीएस सिस्टम से, राशन कार्ड सिस्टम से लिंक कर दिया गया है, तो बहुत सारे जो है कई बार देखा है कि जो पीडीएस में जो लोग आते हैं उनके पास आधार कार्ड नहीं होता, तो उनको जो है फूड जो होता है उनको खाद्य सामग्री देने से मना कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक एम्पैथी होती है कि या तो आप उसको खाना दे दो, क्योंकि आप सोचते हो कि किसी भूखे इंसान को जो है वो खाना खिला देना चाहिए, उनको खाना दे देना चाहिए। हो सकता है उनके घर पे बहुत सारे भूखे लोग हों, लेकिन कई बार लेकिन आपके मन में ये भी होता है कि जो आपका जो लॉ है या फिर जो आपके रूल्स हैं, ठीक है, उसको आप फॉलो करोगे कि नहीं, कि आधार कार्ड होना ज़रूरी है, कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उसको खाना दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो यहाँ पे भी एक एथिकल डिलेमा होता है। इसके बाद हम देखेंगे सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है पब्लिक सर्वेंट के पास जिसकी कि गोपनीयता बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उनके पास ये डिलेमा होता है कि जो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है अगर उसको सीक्रेट रखा जाए तो उससे क्या होता है, उससे करप्शन ब्रीड होता है, वो करप्शन को लीड करता है अगर सीक्रेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन हुई। तो यहाँ पे भी हमें एथिकल डिलेमा देखने को मिलता है। नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, जो कई बार होता है कि जो बॉसेस होते हैं, सरकार होती है, वो पब्लिक सर्वेंट्स पे प्रेशर डालती है कि अगर कोई टेंडर देना है या फिर कहीं का कुछ भी कोई काम है तो वो उनके रिश्तेदारों को दिया जाए। तो यहाँ पे नेपोटिज्म वाली भी चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के ही जब भी कोई डिसीजन ले, जब भी कोई पॉलिसीज़ लें, जब भी कोई पॉलिसीज़ बनाए, जब भी कोई डिसीजन ले, तो कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं, एक उनको न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी को प्रिजर्व करना है, लार्जर पब्लिक गुड के लिए काम करना है, उनको सिविल सोसाइटी के लिए काम करना है, ऐसे काम करना है कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो, लीगल तरीके से काम करना है। तो ये कुछ अगर ये प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके बहुत हद तक डिलेमास जो है उनको सॉल्व किया जा सकता है। इसी के बाद अगर हम बात करें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या क्या एथिकल कंसर्न्स हो सकते हैं, तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की हम बात करें तो एक वर्किंग कंडीशंस की बात आती है या फिर काम करने की स्थिति आती है। कई बार जो होता है जो प्राइवेट कंपनीज जो किस मोटिव पे काम करती है, वो करती हैं कि प्रॉफिट के मोटिव पे, उनका मेन काम होता है कि उन्हें प्रॉफिट कमाना है। तो कई बार जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो लोग अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए जो वर्किंग कंडीशंस जो है वहाँ पे जो लोगों को वर्किंग कंडीशंस जो है उसको कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो यहाँ पे भी एक एथिकल डिलेमा है कि उनको वर्किंग कंडीशंस जो है एम्प्लॉयज़ को वो अच्छी मुहैया कराई जाए या फिर जो है कॉस्ट कटिंग की जाए। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, जैसे कि हमने ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता की बात की थी कि हर चीज़ में पारदर्शिता होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं अगर हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पारदर्शिता रखेंगे तो वो जो है वहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो कई बार जो होती हैं वो टैक्स इवेजन के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो छुपाती हैं। वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब ट्रांसपेरेंट मैनर से वो जो है सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो उनके पास भी एक डिलेमा होता है कि अपने प्रॉफिट के लिए टैक्स इवेजन के लिए या तो इन्फॉर्मेशन छुपाई जाए या फिर उसके लिए या फिर जो है देश के
देश के डेवलपमेंट के लिए जो है टैक्स को पे कर दिया जाए। टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेसी ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, प्रौद्योगिकी और कर्मचारियों की गोपनीयता। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो जो कंपनीज़ होती हैं वो एम्प्लॉयज़ के जो जितनी भी एम्प्लॉयज़ होती हैं उनके कई बार होता है कि ईमेल्स होती हैं, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे या पर्सनल कंप्यूटर पे जो उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है, उस पर पूरा ट्रैक रखी रहती हैं। तो इसलिए उनकी जो एम्प्लॉयज़ है उनकी प्राइवेसी पे बहुत ही बड़ा खतरा होता है टेक्नोलॉजी के साथ। जॉब सिक्योरिटी, नौकरी की सुरक्षा, ठीक है, क्या कई बार होता है कि जो 360 डिग्री फीडबैक होता है कि सबसे फीडबैक लिया जाता है किसी भी इंसान का जब भी अप्रेजल देना होता है, तो जो जूनियर्स होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हमने नेगेटिव फीडबैक दिया तो हमारी जो जॉब सिक्योरिटी, हमारी जो जॉब है वो जा सकती है। तो यहाँ पे इसलिए भी उनके पास एक डिलेमा होता है कि वो सही से फीडबैक दें या फिर अपनी जो जॉब है उसको बचाए रखें। पर्सनल मोरल्स, ठीक है, आपकी व्यक्तिगत नैतिकता भी बहुत ज़्यादा काम के संबंध में भी बहुत ज़्यादा जो है एक नैतिक चिंताएं होती हैं। क्योंकि जब कई बार होता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको जब वहाँ जाके पता चलता है कि नहीं ये बहुत ही मतलब कि इट्स दे आर नॉट डूइंग वेरी गुड बिजनेस, ठीक है, वो बहुत ही मतलब करप्ट बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाई उस बिजनेस के साथ, उस बिजनेस मॉडल के साथ आप कंटिन्यू करो या फिर नहीं करो। तो यहाँ पे भी आपके जो पर्सनल मॉरल्स होते हैं वो आपके जो है वो आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है एथिकल डिलेमा में डाल देते हैं। तो ये कुछ ये जो एथिकल कंसर्न्स थे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के, और हमने इससे पहले बात की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के एथिकल डिलेमास के, ठीक है। और अभी मैं सो दैट इज़ ऑल। लेकिन अभी मेरे को एक इन्फॉर्मेशन आती नहीं है कि जब अभी मैं थोड़ी देर पहले एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग पढ़ रही थी, उसमें मेरे को जो हमने वो पढ़ा था प्रवासी मजदूरों वाला, ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स वाला, तो उसमें मुझे जैसे कि हमने बात की थी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि वंदे भारत स्कीम है, ऑपरेशन समुद्र सेतु है, जिससे कि जो माइग्रेटरी वर्कर्स हैं उनको जो है लाया जा रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जैसे कदम उठाए हैं, श्रम शक्ति ट्रेन चलाई है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जैसे गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद से संज्ञान लिया, देखा कि मज़दूरों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वो किस समस्या से गुजर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेके बोला कि और सरकार को आदेश दिया कि सभी मज़दूरों को जो है उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए और उनको 15 दिनों के अंदर ही जो है उनको घर भेजा जाए। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो जितने भी रिटर्निंग वर्कर्स हैं, जितने भी जो वर्कर्स हैं जो अपने घर आ रहे हैं, उनके लिए काउंसलिंग सेंटर्स खोलने की ज़रूरत है, उनको काउंसलिंग सेंटर सेटअप करने की ज़रूरत है। इसके साथ उनकी स्किल मैपिंग, जितने भी वर्कर्स जो घर लौट रहे हैं उनके स्किल को मैप किया जाए ताकि उनको फर्दर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में मदद मिल जाए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि तो यूपी गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा कदम उठाए हैं, ठीक है। तो यूपी के बारे में है तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगर हम देखें तो जो यूपी गवर्नमेंट है इसने एक माइग्रेशन कमीशन सेटअप करने की बात कही है, ठीक है। माइग्रेशन कमीशन सेटअप करने की बात कही गई है इसमें। इसके साथ साथ जितने भी जो वर्कर्स हैं उनके स्किल या फिर हम कह सकते हैं कौशल से जुड़े आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो यूपी गवर्नमेंट है इसने फिक्की के साथ, लघु उद्योग भारती के साथ, इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ जो है के साथ मिलकर जो है 11 लाख जॉब जो है उसको प्रोवाइड कराने का वादा किया है। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो है इंडिया में यूपी में 3 एक्सप्रेसवे और बनाए जा रहे हैं, जिससे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स जो वापस घर लौट कर आए हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये आप इसको पॉइंट्स को प्लीज़ और ऐड कर लीजिएगा। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।